नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर। क्या इस देश में हिंदू होंगे अल्पसंख्यक? 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? यह समस्या कितनी बड़ी है, यह समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, इसका पक्ष विपक्ष दोनों जानने और समझने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स के साथ, यानी जनता जनार्दन के साथ। तो अभिनंदन है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे? अल्पसंख्यक कौन, इसकी परिभाषा तय करने का वक्त आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान के बाद यह बहस फिर शुरू हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, ऐसे में उन्हें बहुसंख्यकों का दर्जा देना गलत है। असम में बहुत सारे जिला है जहाँ हिंदूज आर होपलेसली इन माइनॉरिटी। ए हिंदू कम्युनिटी इज नॉट मेजॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट। इन दैट डिस्ट्रिक्ट हिंदू शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली ये बहस नई नहीं है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वैधता को चुनौती दी है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, जिसकी वजह से उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधा नहीं मिल पाती। भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है। इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा, जैसे महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, वैसे ही राज्य धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। कर्नाटक ने भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि राज्यों को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि राज्यों की जनसंख्या के मुताबिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक परिभाषित हो? आज इसी मुद्दे पर होगी एक बड़ी और सार्थक चर्चा। अब मैं आपको एक एक करके राज्य गिनाता हूं जहां हिंदुओं की संख्या कम हुई है। लद्दाख में 1% बचे हैं, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल में यह संख्या थोड़ी बड़ी है 29%, पंजाब में 38%, मणिपुर में 41%। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर संख्या कम हो रही है हिंदुओं की लगातार। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और ये याचिका इन्होंने दायर करी है, दोनों याचिकाएं। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई हैं इस चर्चा में, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं, उनका अभिनंदन है, IMF के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अतर देलवी साहब हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना अबुल नोमानी साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सब मेहमानों का स्वागत करिए। और इस चर्चा में मैं शुरुआत के 60 सेकंड सबको दूंगा अपनी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय शुरुआत आपसे करते हैं। आखिरकार हिंदू अल्पसंख्यक है, इसको बताने के लिए याचिका दायर आपको करनी पड़ी, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या अब आप मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा भी छीनना चाहते हैं? 60 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। भारत संविधान से चलता है, संविधान में सब समान है, यानी सब बराबर के अधिकार हैं। दुर्भाग्यवश सरकारों ने जो सारे जिनको सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए था, उसी में से कुछ लोगों को दामाद और फूफा बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती किया है। वास्तव में संविधान कहता है सब समान है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, सबको समान नागरिक अधिकार, सबको समान धार्मिक अधिकार, सबको समान अपना रीति रिवाज का अधिकार, अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं। आर्टिकल 25 से 30 प्रोटेक्टिव आर्टिकल है, वो ये कह रहा है कि भाई इनको भी अपना काम करने देना, छेड़छाड़ मत करना, लेकिन उसके लिए अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। संविधान में एक अक्षर कहीं पे भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं,
माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं, माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र मेरे नहीं। सवाल का जवाब 30 सेकंड बचे अभी आप। बिल्कुल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए। इसकी भारत में कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत पाकिस्तान में है जहां सबको बराबर का अधिकार नहीं है। इसकी जरूरत बांग्लादेश में है जहां सबको बराबर का अधिकार नहीं है। भारत में सबको बराबर अधिकार है। नहीं तो कल क्या होगा, कहेंगे माइनॉरिटी थाना चाहिए, माइनॉरिटी तहसील चाहिए, माइनॉरिटी जिला चाहिए, माइनॉरिटी कोर्ट चाहिए, माइनॉरिटी हाई कोर्ट, माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। ये कहां ले जा रहे हैं हम सर देश को? जी, अब मैं शोहेब जमई का रुख करता हूं। शोहेब जमई, क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा बदल जानी चाहिए देश के अंदर? 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आप नहीं, जिस तरह का अश्विनी साहब ने अभी कही बात कि माइटी कमीशन को ही ख़त्म कर देना चाहिए, मिनिस्ट्री को ही ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने दामाद किसको कहा? नकवी साहब की कुर्सी खतरे में है क्या? ये भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, चलिए अब इससे बात करके हम अलग बात करते हैं। देखिए 1947 में पंडित जीवी पंत साहब जो चीफ मिनिस्टर भी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द माइनॉरिटीज विच इंश्योर द हेल्थ, वाइटलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्री स्टेट ऑफ द इंडिया। न्यू चैप्टर शुड बिगिन अनलेस द माइनॉरिटीज आर फुल्ली सेटिस्फाइड वी कांट मेक एनी प्रोग्रेस। जी, अब सवाल ये उठता है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 को जो इन्होंने चैलेंज किया है, सरकार खुद, सुधांशु जी जिसमें हैं सांसद, ये सरकार खुद कहती है बीजेपी की कि भाई यहाँ से माइनॉरिटीज को जो भी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, चाहे एजुकेशनल स्कीम्स हो, चाहे वो फेलोशिप्स हो, वो आर्बिट्रेरी नहीं दिया जाता है, बल्कि उनमें से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको दिया जाता है जिसका संविधान में प्रावधान है। आर्बिट्रेरी नहीं दिया, इसलिए इनका जो पिलिया है इसको डिसमिस भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसको हमने यहाँ से बताया भी। इसलिए मुझे लगता है कि इस पिलिया में कोई दम नहीं है। और ये खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, वो खुद अश्विनी उपाध्याय के मुंह पे जो है वो एक स्लैप दे रही है कि योर प्लिया हैज नो स्ट्रेंथ। ओके, अतर देलवी साहब, इस देश के अंदर अक्सर ये चर्चा होती है, मैं आता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास, अक्सर ये चर्चा होती है कि देखिए बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये अल्पसंख्यक का विषय है। ये तो सत्य है कि इस देश के अंदर अगर दूसरी बड़ी किसी की आबादी है तो वो मुसलमानों की है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, मैं अपनी बात की चर्चा जो है महात्मा गांधी के इन शब्दों से करूंगा कि ऐसा शासन हो कि जहां सबको समानता हो, जहां अगड़ा पिछड़ा कोई ना हो, जहां माइनॉरिटी और मेजोरिटी की कोई तमीज़ ना हो, और ये निर्धारित करेगा समाज, और समाज पर राज करने वाले राजा, यानी जो भी होंगे उनको तय करना है। अश्विनी जी ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा इनको जवाब देना चाहिए। मेरा सीधी सीधी सच्ची बात यह है कि हमारे संविधान ने कहीं भी माइनॉरिटी की कोई व्याख्या नहीं की थी। सीधे कहा जिनकी संस्कृति, सभ्यता या भाषा को आप बचा सकते हैं, उसके लिए आपको एक कमीशन की ज़रूरत है। ये कमीशन 1986 तक, राजीव गांधी की सरकार जब तक नहीं आई, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत रहता था, 86 में इसको एमएचए से छीन के सोशल जस्टिस को दे दिया गया। उसके बाद लगातार इसमें काम। अब मैं इनसे, सुधांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ये चीज़ इतनी ही ख़राब है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो पिछले 2 बार लगातार है, नकवी साहब उससे पहले नजमा हेपतुल्ला थी, इन्होंने 2 कमेटियों का गठन किया है, और दोनों कमेटियां गठन करके ये पूछ रही है क्या सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत जो दलितों से बदतर है, हम उसका उद्धार किस तरीके से कर सकते हैं। 101 हुनर हाट इन्होंने लगाए हैं कि जहां माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी की बात सुन लीजिए, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब, अभी आखिरी बात करके, इस देश में, इस देश के अंदर तो माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं हुए। बिल्कुल, मेरा कहना इस देश में तो विडंबना ही है। इस देश में जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध की तो बात ही नहीं हुई। इस देश में अगर बात हुई मिनॉरिटी की, तो मिनॉरिटी के नाम पर मिनॉरिटी इज इक्वल टू मुसलमान, उसकी बात हुई हमेशा। मैं तो कह रहा हूं कि अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट को भी, और इनके माध्यम से मैं अपने यहाँ जनता को एक बात बता दूं कि माइनॉरिटी की सबसे पहले धार्मिक व्याख्या कहां हुई है। 1971 में पंजाब हाई कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा डीएवी केस के अंदर कि अगर कोई माइनॉरिटी है पंजाब में, वो हिंदू है। ये मेरा अपने नहीं, कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन दर्जा तो उनको नहीं मिला ना। नहीं मिला, पंजाब में तो नहीं मिला ना, दर्जा तो नहीं मिला ना। कश्मीर के अंदर हिंदू भगा दिए गए, हिंदू भगा दिए गए। अरे ना, पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और हिंदू कश्मीर से भगा दिए गए। वहां पर कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक है, इसकी अगर आप चर्चा भी करेंगे तो वहां तो कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं, आपने 2 मिनट लगभग लिए। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि बड़े सारे सवाल हैं और सारी नजर आप पे है, क्योंकि आप सेंटर पॉइंट पे है। सुधांशु त्रिवेदी, ये नई बहस भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाहती है, और पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि जैसे आपने 370 पे बहस शुरू करी, जैसे आपने प्रभु राम मंदिर पर बहस शुरू करी, जैसे आपने बाकी ट्रिपल तलाक पे बहस शुरू करी, ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि क्या अल्पसंख्यक दर्जे में कोई बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि जो बात
असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो बात बड़ी गंभीर है। ये बात जानते कितनी गंभीर है? भारत दुनिया का एकमात्र सेकुलर राष्ट्र है जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक सिर्फ मजहबी राष्ट्र में होता है, सेकुलर में नहीं होता है। और ये बहस हम नहीं शुरू कर रहे हैं। अभी शोएब जमाई साहब कोट कर रहे थे ना, जाके पढ़ तो लीजिए पूरी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बहस की शुरुआत की केटी शाह ने, उसके बाद उसके ऊपर बोले लोकनाथ मिश्रा, उसके बाद बोले एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का जानते क्या कहना था? सेकुलर और माइनॉरिटी एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, माइनॉरिटी रखना, तो उनका इसलिए सेकुलर नहीं होगा। जिस दिन सन 76 में सेकुलर हुआ था, माइनॉरिटी खत्म कर देना चाहिए था। बड़ी लॉजिकल सी बात थी। अब मगर अब अंतर क्या रहता है? जी जी जी, जो कहते हैं माइनॉरिटी को ये चाहिए वो चाहिए, माइनॉरिटी का मतलब होता है 0.1% की माइनॉरिटी, 0.5% की माइनॉरिटी। अब मैं पूछता हूं, इस देश का सबसे बड़ा पहला उद्योगपति कौन? जे.आर.डी. टाटा, माइनॉरिटी। इस देश का सबसे पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। अब ये बताइए, ये तो इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी को कोई समझ। ये कितनी माइनॉरिटी है? 0.1% की माइनॉरिटी है। इसे कहते हैं माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, वो किसके साथ जोड़ेगी? मैं नहीं कह रहा हूं सब वही है। संसद पे हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, सेना के ऊपर हमला करने वाले के बाद जोड़ेगी, और जब उन पे कार्रवाई होगी एंटी टेररिस्ट लॉ में, कहेंगे साहब हमारे साथ वो हो रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन में भी एक और बात कहना चाहता हूं। आपने कहा माइनॉरिटी बराबर मुस्लिम। सबसे पहले गैर मुस्लिम को यदि हमने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया तो अटल जी की सरकार के समय में सरदार त्रिलोचन सिंह को हमने बनाया। हमने कहा माइनॉरिटी भी है तो उसमें सबको समान रूप से मौका मिलना चाहिए। जी जी, आप हाथ खड़ा करें, लेकिन नोमानी साहब का वक्त रह गया है। नोमानी साहब, आपके 7 सेकंड है, आप अपनी बात को कंप्लीट मगर ये करिए। भी एक लाइन, जी जी, मैं आपको आगे लाइन और कह दूं, जी जी, अगर इजाजत हो साहब। जी जी, 10 सेकंड। हकीकत में क्या हुआ, माइनॉरिटी और सेकुलर ने इन्होंने ऐसी राजनीति की कि जो एक पुराना शेर था ना, उसको अगर इसमें ऐड कर दें कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जी चलिए, तो आप मर्ज को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक की दवा दे रहे हैं, नोमानी साहब। देखिए, संविधान के प्रेम्बुल में जो है, जी जी जी, जो न्याय और आज़ादी और समानता की बात है और बंधुत्व की, ये चारों चीज़ों को अगर जो है मिला के और लोगों को आज़ादी मिल रही है, न्याय हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भारतीय नागरिक के तौर पे जो है बहस होगी, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आएगी। जी, ये तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को परिभाषित करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, या अन्य जो है कानूनविद उनको है। तो इसमें जो है वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है देश स्तर पे इसको परिभाषित करते हैं, राज्य स्तर पे करते हैं या जिलावार करते हैं, तो न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो। लेकिन क्या आपको लगता है लद्दाख में न्याय मिल रहा है? क्या आपको लगता है कश्मीर में न्याय मिल रहा है? क्या आपको लगता है लक्षद्वीप में न्याय मिल रहा है? क्या मेरा सवाल है, काउंटर पॉइंट है, आपका 1 मिनट हो गया, उसके बाद ही मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर 1% आबादी है हिंदू की लद्दाख के अंदर, तो अल्पसंख्यक कौन हुआ लद्दाख के अंदर? बताइए ना, आप बताइए कौन हुआ? जो भी जो है 50% से कम होगा 100 के मुकाबले में, वो अल्पसंख्यक होगा। वो तो हिंदुओं को भी न्याय मिलना चाहिए, कोई भी होगा वो, चाहे वो जी जी, एक पॉइंट आ रहा है सर। जैसे आपने बोला कश्मीर से उनको भगा दिया गया ना, मतलब कश्मीर तो में जो भगाया? हिंदूज हैं, नहीं भगाया किसने? जो है सर नहीं लक्षद्वीप में 0.1% है, वो कश्मीर में जो जिसने हिंदू थे भगाया, उनको तो वहां से भगा दिया। आपने बोला कि माइनॉरिटी को, आपने बोला कि माइनॉरिटी को उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आपने बोला ना, चाहे कोई भी हो, सिख मुस्लिम भी हो, ठीक है? तो वो जो आपने बोला उनको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो हिंदूज को प्रोवाइड करनी चाहिए कश्मीर में, लक्षद्वीप में। उनको तो वहां से भगा दिया ना, तो क्यों नहीं मिली उनको? और आपने बोला किसने भगाया? मस्जिदों से तकरीरें हुई भगाने के लिए उस समय। ठीक है, एक सेकंड, नोमानी साहब का जवाब। ये भगाना जो है अत्याचार है, अन्याय है वो, और ये रोकना जो है अथॉरिटी का, सत्ता का काम है। सत्ता के पास सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। एक अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपकी बड़ी सीधी सी बात है, 40 सेकंड 40 सेकंड में
आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा, 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, 19 कहता है कि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान कहीं जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है अपने रीतियों का अधिकार है, प्रथा का अधिकार है। फिर अलग से माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? मैं ये कह रहा हूं ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है, न मजहब देख के टैक्स लोगे, न मजहब देख के टैक्स खर्च करोगे। अभी धर्म देख के टैक्स लिया जा रहा है मठ मंदिरों से, और मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है, हजारों करोड़ खर्च किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इस संविधान में मैं आपके सामने न कहीं पे माइनॉरिटी डिफाइन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है, न इस संविधान में माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र, न माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री का जिक्र। हजारों करोड़ का बजट नरसिम्हा राव ने शुरू किया, मनमोहन सिंह ने शुरू किया, कंटिन्यू चला। आज भी राज्य सरकारें भी खर्च कर रही हैं, केंद्र सरकारें भी खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, राज्य में माइनॉरिटी कमीशन, केंद्र में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री, राज्य में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं ये खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी बिल्कुल खत्म। दिल्वी साहब, देखिए, मैं मानता हूं कि एक है भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसके हम सब नागरिक हैं, लेकिन सुधांशु जी इस पार्टी से आते हैं, उसके ऊपर भी एक संघ है जिसको आप मदर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आरएसएस कहते हैं। मैं उपाध्याय जी की इस बात से पूरी, आज मैं जो नोमानी साहब ने कहा वही मेरी लाइन है, इंसाफ सबको मिले, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात नहीं है, चूंकि संविधान में कहीं व्याख्या नहीं थी। मेरा सीधा कहना यह है कि संघ को, पर क्या वही इंसाफ मिल रहा है? दिल्वी साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूं, पॉइंट वही है, क्या वो बोलना आसान है, मिल रहा है क्या वो इंसाफ? क्या कश्मीर में हिंदुओं को वो इंसाफ मिल गया था? एक सेकंड, बिल्कुल वो सत्ता से सवाल होगा, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं को इंसाफ मिला क्या? बताइए ना। एक सेकंड नोमानी साहब, देखिए, मेरा कहना ये कश्मीर में जो कुछ हुआ, मस्जिदों से जो कुछ हुआ, ये सरकार का काम है, और सरकार ने इस पर कमेटी बनाने की बात कही है, जो दोषी सजा मिले। मैं 47 के बाद जो राजे रजवाड़े थे वो पाकिस्तान चले गए, बकौल जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, मैं कल भी पंचर लगा रहा था। इसी सरकार में सुधांशु जी शायद पार्लियामेंट में इस पर बहस थी, इनकी तकरीर आज तक हमको याद है कि आपने क्या करा। सच्चर कमेटी के मुताबिक मैं इस देश में दलित से बदतर हालत में, ये भी एक सच्चाई है। मैं इससे आगे एक बात कहता हूँ, उपाध्याय जी से मैं कहता हूँ, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को मुझको मत समझाइए, मैं तो कहता हूँ समानता हो सबके लिए, एक जैसा कानून लाइए। जब टैक्स सब देते हैं तो ये कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझको ये बताया जाए, वो संघ जिसकी शाखा से निकल के जो मोदी जी भी आते हैं, उपाध्याय साहब भी हो सकते हैं और ये भी आते हैं, उस संघ को क्या जरूरत पड़ गई कि वो भी एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। यानी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मेजॉरिटी की सियासत आप भी करते हैं। आखिरी बात, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं बिहार में जाके कहता हूं मैं यादववंशी हूं, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं कहता हूं मैं ओबीसी हूं, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं कहता हूं कि साहब मैं सूर्यवंशी हूं। जब वोट लेने के लिए आप यादववंशी बन सकते हैं, जब वोट लेने के लिए आप ओबीसी बन सकते हैं, तो जो पंचर लगाता है उसको ये अधिकार है, उस सिख को भी, उस हिंदू को भी, उस कश्मीरी पंडित को भी, कि वो कहे कि मुझको ये दिया जाए। आपने भी यदुवंशी बोल दिया, आपने भी रघुवंशी बोल दिया, लेकिन किसी ने शिया सुन्नी अहमदिया नहीं बोलता, सिर्फ एक ही वर्ग को बांटो। आपका सदन में, आपका पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण है जिसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत जबरदस्त भाषण है, पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। बहुत जबरदस्त वो भाषण है, बिल्कुल दिल्वी साहब ने जो बात बोली, और उस भाषण की अधिकतर कई मंचों पर चर्चा होती है, और वो भाषण ये है, आपने उसमें आखिरी लाइन बोली थी जो मैं व्यूअर्स को बोलता हूं, उस भाषण को जरूर सुने, यूट्यूब पे उनको मौका मिले तो। उस भाषण में आपने आखिरी लाइन बोली थी, शराफत अली को उसकी शराफत ने लूटा। क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने कि रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थीं। ये बताइए, कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दो सिख रियासतें भी नहीं थी, पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। अब फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पे, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13%, और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान,
कहां चले गए सब? क्योंकि अपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता, एक मिनट में जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जब तक ये देश सेकुलर नहीं हुआ था ना, तो मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। आप बचपन में हम लोगों ने जितने रेडियो पे सुने, तो बड़े बड़े फनकार कौन होते थे? कैन उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े जितने भी नगमा निगार होते थे, चाहे वो हजरत जयपुरी हो, शकील बदायूनी हो, और ये जिगर मुरादाबादी हो, वगैरह वगैरह। अब जब से सेकुलर हो गया तो अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन, इशरत जहां, फलाने यही हो गए। इसलिए मैंने कहा ये क्यों हुआ? किसी ने समझाया इनको कि हमको बड़ी अदावत है, जैसे इन्होंने कहा संघ, अरे साहब भाजपा को तुमसे बड़ी अदावत है। दूसरों ने कहा हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला था किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अच्छा एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं शोएब जमाई को। एक सेकंड शोएब जमाई, अब आप मतलब ऐसा होता है कि आगे बढ़ना चाहिए जीवन के अंदर, लेकिन लुक बैकवर्ड नहीं होता कोई। आप हिजाब की वकालत करके, 3 तलाक की वकालत करके, 370 का रोना रोकर, बाबरी मस्जिद का रोना रोकर आप लोग चाहते हैं कि लुक फॉरवर्ड हो जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि आपके यूथ को क्या चाहिए? आपके यूथ को क्या बाबर की मस्जिद चाहिए? जवाब होगा नहीं। क्या आपके यूथ को हिजाब चाहिए? जवाब होगा नहीं। आप आगे क्यों नहीं देखना चाहते? हर विषय पर आप राजनीति करना चाहते हो। उस राजनीति की कीमत कोई और नहीं चुका रहा, मुसलमान युवक चुका रहा है, और उसका खामियाजा आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। मैं बोलूं जी, आज का जो यूथ है, मुस्लिम यूथ है, उसके एस्पिरेशंस हैं, अपने ड्रीम्स हैं। आपने कहा कि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुद भी यहाँ से मुस्लिम यूथ कम्युनिटी से हूँ और हमने पीएचडी की और सारी चीज़ें पढ़ाई की। सवाल ये होता है कि आज मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो नेता है, जैसे अश्विनी उपाध्याय को आप बीजेपी का नेता कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एडवोकेट हूँ, ठीक है, एडवोकेट भारतीय हूँ साहब, ठीक है। मैं ये विरोधाभास को देखिए, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से कि भाई माइनॉरिटी कमीशन को खत्म कर दिया जाए, जो बेनिफिट्स दी जाती है यहाँ से कैटेगरी के बुनियाद पर उसको खत्म कर दिया। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं एक सोच पनप रही है कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला, जो एससी एसटी को आरक्षण मिला, जिसके बुनियाद पर उनका सोशल रिलीजियस जो यहाँ से सोशल, ये नया खेल खेल रहे हैं आप, ये नया खेल खेल रहे हैं। देखिए ये नया खेल खेल रहे हैं और ये गंदा खेल है। ये बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल आप गंदा खेल खेल रहे हैं ये। अब अरे बोलने दीजिए, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मत फेंकिए। पत्थर कौन फेंकता है सबको पता है, प्लीज पत्थर मत फेंकिए। मैं अपनी बात कर लूं भाई, पत्थर हटा दो। देखिए सवाल ये होता है कि इस देश के निकले हुए पत्थर होंगे जो हटा रहे हैं आप। नहीं, सामने से आए ना। जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सिर्फ आंकड़ों यानी संख्याकी की बुनियाद पर किसी को बेनिफिट्स, जो कि एजुकेशनल बेनिफिट्स है, ज्यादातर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो बेनिफिट्स है वो एजुकेशनल बेनिफिट्स है, वो संख्याकी की बुनियाद पर नहीं मिला। कुछ उसके आंकड़े हैं। मैं अभी जस्ट 30 सेकंड, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। अगला कदम लाइए कि आप हमको वोटिंग राइट छीन लीजिए, हमने कब मना करा आपको? दुनिया को अपने भाषण बात बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में? कह रहे वोटिंग राइट छीन लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए। आप एक रोजाना की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना के एक आदमी की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना स्टूडियो में बुला के मत कीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं, जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय की जरूरत है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से कभी एक इंडिविजुअल लिंचिंग मत कीजिए। सुन लीजिए, इंडिविजुअल लिंचिंग की बात नहीं है। अगर आप स्कूल में हिजाब की वकालत करेंगे तो लुक फॉरवर्ड कैसे होगा? पॉइंट ये है। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है और नहीं इस हमले से इनकार किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के इन हेलीकॉप्टरों ने अंधेरे में रूस की सीमा में करीब 40 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन टैंकों में तेल भरा होने की वजह से आग बुझने की बजाय और बढ़ती गई, जिसे देखकर दमकल कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कई घंटों तक वहां आग को बुझाने की कोशिश जारी रही,
लेकिन तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना आपने अच्छा पॉइंट बोला कि इतने परसेंट एमपीज है, 2.5% एमपीज है जो कि सिर्फ मुसलमान है इस देश का। एक मुद्दा ये है, एक सेकंड अब जवाब सुनिए ना। अब आपने पॉइंट रखा ना, अब आपने पॉइंट रखा ना। अब इस देश में वाइस प्रेसिडेंट तक मुसलमान रहे तो मुसलमानों की तकदीर बदल गई क्या? पॉइंट ये होगा ना। अरे मुसलमान तो बहुत सवाल मैं ले लेता हूं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाता है। अमीर जी एक लाइन में जवाब दे दूं। मैडम आपका सवाल, एक सेकंड सवाल। मेरे लिए तो चिंता का विषय ये है कि हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के जो अत्याचार थे वो या तो हिंदू सह नहीं पाए, और दूसरा मैं जवाब दे रहा हूं, 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो मेरा चिंता का विषय है। मैडम पहली बात, आप इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था, कई जगह ऐसे स्टेट्स थे जहां पे हिंदू शुरू से माइनॉरिटीज में था, क्रिश्चियंस वहां ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अरे भाई 6 स्टेट्स जो है वहां तो ऑलरेडी हिंदू हमने उसका विरोध नहीं किया। आप उसको रिलीजियस स्टेटस दीजिए, इसलिए इसको हिंदुस्तान आप जो 20-22 बच्चे कह रही है मैडम, ये आपत्तिजनक है। छोटी सी बात, 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो जाते। मैं अपनी बहन को जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये, आप सेंसेक्स ले आइए, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है आप बताइए कहां बढ़ी। देश में कोई कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हुआ है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ वो, एक सेकंड सुन लिए सर, सुन लिए। कश्मीर में हुआ, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर से एक जुल्म था और उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई की सबने कहा। लेकिन मुझको बताइए बाकी जो 9 स्टेट्स हैं वहां तो कई मुस्लिम नहीं है, वहां तो सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। आसाम की अगर आप बात करते हैं वहां पे आज भी 62% जो हिंदू हैं। अरे सुन लीजिए ना, और वो 62% हिंदू जो हैं, सुधांशु जी की संसद के अंदर पूरी पे बहस हुई है, वो कहते हैं वो 24% जो बंगला भाषी हैं उनको वो हिंदू नहीं। आप कहीं ना कहीं झूठ मत फैलाइए। भारत के अंदर 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। कहां पे हो रहा है? 62% आप झूठ फैला रहे हैं। एक मिनट सुनिए, भारत के 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कि पार्षद कौन होगा, प्रधान कौन होगा। आप तो हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए ना। सुन लीजिए, अगला कदम लाइए कि आप हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए। हमने कब मना करा आपको? पार्षद और दुनिया को सांसद कौन अपने बनेगा? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में, वो कह रहे वोटिंग राइट छीन लीजिए। नहीं सुन तो लीजिए। आप एक रोजाना की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना के एक आदमी की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना स्टूडियो में बुला के मत कीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं, जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय की जरूरत है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से कभी एक इंडिविजुअल लिंचिंग मत कीजिए। सुन लीजिए, हाँ, इंडिविजुअल लिंचिंग की बात नहीं है। अगर आप स्कूल में हिजाब की वकालत करेंगे तो लुक फॉरवर्ड कैसे होगा? पॉइंट ये है, आप हिजाब को, आपको हिजाब और हिजाब
जो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि वो मुस्लिम धर्म का कोई बहुत बाध्य हिस्सा नहीं है। अरे मुस्कुरा के कत्ल कर दिए, कोर्ट कह देता है। यहाँ तो मुस्कुराने बता, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे आप लोग? 2 मिनट कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? अरे मुस्कुरा के कोर्ट कत्ल कर देता है। ऐसे ही बोला गया अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। आदमी का तमाचा मार दो, मुस्कुरा उसी का जवाब। इनकी पंचर वाली समस्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ठीक नहीं होगी। अरे हटाइए, हटाइए। उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं चाहिए। बिल्कुल किसी ने मना करा विश्व के अंदर। देखिए मेरा कहना है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। आपको लगता है इससे डेवलपमेंट होगी सबकी? एक सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। एक सेकंड नोमानी साहब, एक सेकंड आप देलवी साहब बोल रहे अपनी बात को रखिए। हमारा कहना देलवी साहब अपनी सवाल ये है, नोमानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ उसके बाद। क्या आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए इस देश में अगर पंचर वाली समस्या का हल निकालना है तो? देखिए पहली चीज तो एक सेकंड पहली चीज तो ये, हाँ मेरा कहना है लेके आइए। बिल्कुल आपको कानून लेके आना चाहिए और उसके अंदर खाली नौमानी साहब और मैं जवाब नहीं देंगे, उसके अंदर जवाब देंगे अकाल तख्त को जवाब देना होगा। उसके अंदर काजी कामा कोटि शंकराचार्य बताएंगे क्या होगा। उसके अंदर सारी चीजें हर मठ को बैठकर हर धर्म के लोग बताएंगे। अरे हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो ठीक है, हम तो हमारे तो ठीक है, मानते हैं। तो अब सरकार लाएगी। मैं कह रहा हूं देखिए अगर मेरे पास इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। मेरे तो कोई मौलाना साहब इन्होंने नुमानी साहब आप ही के तरफ से बात सुनी। इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। चलिए अभी बताइए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना काची शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला। बोले तो मौलाना बोले भाई, अब बोले और क्या कहे? सुनिए इतना ही नहीं, अब केटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन, अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, तुम 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। साहब 20 बच्चे नहीं होते, 4 बीबी तो होती है ना? नहीं होती, होती है ना? अब लीजिए, अब आप कहते नहीं होती है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। अगर हो तो बता दो ना। अब अपनी टर्न पे बोलिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड अच्छी नहीं बात है, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरे को डिबेट रोकनी पड़ जाएगी। देखिए सब अपनी अपनी टर्न पे बोले ना। सुधांशु की बारी। कहां से लाए उपाध्याय साहब? आप तो वकील हैं, आपको ये पता नहीं छोटी छोटी सी बात जो है 5 कहां से लाए आप? 5 हमारे पास। अरे भाई 5 कहां से लाए आप? मैं आपको चैलेंज किया, मैं आप लाइए 10 आदमी के नाम दीजिए। मैं आपको दिल्ली ये 10 आदमियों के नाम दिखा दें, ये जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। लाइए ये ऐसे मुझको 10 मुसलमान दिखा दें दिल्ली के, मैं आपको 1000 दिखाता हूँ। 4 अरे आप कहीं नहीं सकते, 1000 झूठ का भरपार नहीं होता। मैं 1000 मुसलमान दिल्ली में दिखाऊंगा। 10 से 20 बच्चे हैं, 10 से 20 भाई सुनिए, अब एक मुसलमान जिसकी 4 बीबियां हैं आजकल बड़ा न्यूज में है, इमरान खान। जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां 4 बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब जमाई एक बात बोले थे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया कि तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कहते हैं। आप ये कहिए पिछले 300 सालों में किसी मुस्लिम साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक आविष्कार बताइए। हाँ, मैं बताता हूं, आप फिर गलत कर रहे हैं। आपसे मुझे कभी उम्मीद नहीं होती। अरे साहब अभी जो ये कोवैक्सीन आया है, तुर्किश निजात मुस्लिमी तो पूरा जोड़ा, आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आप गलत है या तो आप कोवैक्सीन तो इंडियन है, कोविड वैक्सीन कह रहा हूँ। अगर इसका मतलब है आप आधी सच्ची बात बता दें। आप क्या समझते हैं? आप मुसलमानों को खाली पंचर लगाने वाला समझते हैं? आप यहाँ बैठ के अरे पत्तों पे खाना खाते थे आप लोग, पत्तों पे खाना खाते थे। अरे सुनिए, हम लोग यहाँ पे जब तक हम बाहर के लोग नहीं आए थे। अच्छा चलिए, अरब से लोग आए तब से। सुनिए, फंडामेंटल साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाला एक मुस्लिम बताइए, साइंटिस्ट बताइए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो फंडामेंटल। ये साइंस क्या बताइए? देखिए
सुधांशु जी आपने खुद पढ़ने नहीं दिया कहीं पर, आप तो लंचिंग करवा रहे हैं। दुनिया में, अरे दुनिया में पूछ रहा हूँ, दुनिया में जहाँ पैसा बरस रहा है, भारत जर्जर के सिवा सब अरबों जगह डॉलर। है। ठीक है, सब जवाब काम कर कर रहे रहे हैं। अरे शोर भाई, आपको तो सोचने का इतना मौका भी मिल गया, जवाब दीजिए आप। भारत की बात कीजिए ना। अरे ठीक है, हुआ देलवी साहब, नोमानी साहब आप ही निवेदन करिए भैया, नहीं मान रहे किसी से। नहीं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। सुधांशु जी खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, पीएचडी की, इनको पता है कि अलजेब्रा और एल्गोरिथम मैंने नोबेल पुरस्कार की बात की। मैं सर आपका ये 800 साल पहले पहले के बैठे पहले आपने मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की, पहले सुन मैंने लीजिए। नोबेल पुरस्कार की अरे बात ये की। शाब्दिक लिंचिंग मत कीजिए। अलजेब्रा और एल्गोरिथम के बगैर कोई भी यहाँ से न्यूमेरिक सिस्टम या कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा। आईटी पूरी इसी पर। अलजेब्रा का जो आविष्कार किया था अलजबर ने किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। भगवान। और अरे रुपया किसने एल्गोरिथम दिया था, का ये जो बताइए ना। आविष्कार था वो अल-ख्वारिज़मी ने किया था। ये प्रोफेसर साहब जानते हैं, खुद मैथमेटिक्स नहीं बताएंगे ना। दूसरी बात, जो वैक्सीन की बात की, नहीं, वो फाइजर की जो वैक्सीन थी, बायोएनटेक कंपनी जर्मनी की, ओरलो साहिन, 2 तुर्किश मुस्लिम कपल है, उनकी कंपनी है बायोएनटेक, जिन्होंने फाइजर के साथ कोलैबोरेशन करके वो वैक्सीन प्रोडक्शन किया। वर्ल्ड में पहली बार वैक्सीन जो आई थी, प्रोडक्शन नहीं है, आविष्कार अरे भाई किया है। फाइजर ने प्रोडक्शन किया और आविष्कार करने का काम ठीक है, अच्छी बात बायोएनटेक है, अच्छी बात है, ये ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अच्छा ठीक है, तो अब पहला सवाल। अब आपका सवाल क्या है? अच्छा एक सेकंड, सवाल ले लेते हैं। खड़े होइए सवाल। अभी आपने 100 करोड़ का नाम ले लिया। 100 करोड़ भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में है। अगर स्टेट वाइज देखें तो आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगा के अल्पसंख्यक बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जगमोहन ने उसके बाद आपने अभी क्लियरली डिनाई कर दिया कि हिंदू कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है। तो फिर कश्मीर में क्या है? जवाब दे दीजिए अभी। उसके बाद आप ये चीज कहते हैं कि हाँ आप हिजाब ले आते हैं, आप कोई सा भी टॉपिक ले आते हैं, आप रोपेंगे आम तो उगेगा। भारत के 200 जिले। जवाब नोमानी साहब का जवाब, एक सेकंड। अश्विनी जी बीच में रही प्लीज। नोमानी साहब जवाब आपसे पूछा। देखिए, ये भगाया तो सत्ता में कौन था उस वक्त? कौन था? वीपी सिंह। अब भाजपा और मस्जिद से क्या बोला जा रहा था? नहीं, वो मस्जिद वाले का कुछ नहीं चलता। क्यों? वो सत्ता में नहीं है। क्यों? वो सत्ता में नहीं है, सत्ता को कार्रवाई करना चाहिए। मैं फिर वहीं आता हूं जहां से आपने मुद्दा शुरू करा इनकी बात था। हम वही कह रहा हूं। जी, कश्मीर में जो कुछ हुआ, कभी किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। जो भी ज्यादती कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, वो भारतीय इतिहास बल्कि मानव समाज का एक काला पन्ना है, और कश्मीरी पंडितों को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा तक को उन्होंने भूला है, और इसलिए सुनिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सरकार को उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट। सर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेके कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। पहली बात, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, और दूसरी चीज़ सर ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया आज तक, है ना। सर पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा जब मस्जिदों में पढ़ाई होगी? मस्जिदों में उर्दू से ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया आज तक। ये जो सुधांशु जी ने जो कहा वो आधी सच था इनका। सुधांशु जी ने आसाद ने कहा आधी बात रखी। सुधांशु जी ने कहा भाई सारे रजवाड़े तो भाग गए थे, जो भी सरकार लीग और सावरकर की मदद से बनी वो सब तो विभाजनकारी लोग थे, भाग गए वहाँ पे। हमारे पास क्या मिला? हमारी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी थी, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ के अंदर भी संघ की पूरी माशाल्लाह कोशिश होती है, अच्छे वाइस चांसलर भेजते हैं। जहाँ पढ़ने की कोशिश हुई वहाँ पढ़ाई होती है। और इस सरकार के ज़माने में भी जो स्कीम्स आई हैं, खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने कहा कि हमने माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए इतना पैसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसलिए इनको उपाध्याय जी को प्रधानमंत्री भी सवाल उठाना चाहिए। अंतिम और आखिरी बात, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस बात पे जो आपने पुराना आपका बिंदु था। ज़रूरत इस बात की, जो नमानी साहब ने भी कहा, सुधांशु ने भी कहा, उपाध्याय जी ने भी कहा, शुएब ने भी कहा, मैं भी उसको कह रहा हूँ, ज़रूरत इस बात की कि हम समानता इस तरीके की लेके आएँ जिसके अंदर सबको बराबर के अधिकार हो। जहां हमको भाग, सुन तो लीजिए, आप आखिरी बात कहके मेरी रोक, सुन तो लीजिए। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे औरतों को हम पूरा अधिकार दे दे और उनके लिए जो रिजर्वेशन ले आते हैं, तो हमको महिला आयोग थोड़ी बनाना पड़ेगा, महिला थाने थोड़ी बनाने पड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा लेकर थोड़ी करना पड़ेगा। हम तो कहे सबको बराबर का मौका दीजिए, कमीशन खत्म कीजिए, जितने भी कमीशन खत्म कर सबको मौका दीजिए। टीबी पे ये कह रहे हैं, टीबी पे सब बराबर कर दीजिए। समान शिक्षा की बात होगी, कहेंगे नहीं हमको मदरसा चाहिए। मैं जवाब दे देता हूँ। भाई जवाब। इस्लाम मजहब के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में
पहली बार ऐसा हुआ कि बेटियों को बाप की संपत्ति में अधिकार दिया गया कि उसको बांटा जाए, पहली बार। इससे पहले किसी मजाक, अरे भाई सुनिए ना, क्यों यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं भाई? उधर वहां पे आप जंतर मंतर पे आतंक मचाते हैं, फिर यहाँ मचाते हैं। अरे भाई सुनिए भाई, ये क्या आतंक मचा रखा है? ये पटका पहन के आतंक मचा रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। दूसरी बात, जो हिजाब की बात करते हैं भाई, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का वो आपने इंटरव्यू पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया कि व्हाई यू ऑलवेज टारगेट अ वुमेन, लेट हर लिव, उसके फ्रीडम, उसको चॉइस है। जो ना पहने वो भी हमारे लिए उतना ही काबिल बेटी है, जो पहने वो भी हमारे लिए काबिल बेटी। व्हाई यू टारगेट देम? हमेशा औरतों को क्यों टारगेट करते हैं? कल को आप कह लेंगे कि यहाँ से उसका सिंदूर हटा दो, कल को यहाँ पर सूत्र हटा दो। यहाँ पर एक सांस दूसरी बात, एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया गया। एक सेकंड, देलवी साहब, आपने एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया। सावरकर तो वो है जिसने देश के लिए सब कुछ करा, जिन्ना वो है जिसने देश का बंटवारा करा। सावरकर का मुकाबला जिन्ना नहीं कर सकता ना। जिन्ना इस देश की आत्मा, सावरकर इस देश की आत्मा है। सावरकर इस देश की आत्मा है। सावरकर इस देश की आत्मा है। सावरकर यानी तप, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी परिश्रम। सावरकर का सानी कोई नहीं। वीर सावरकर एक ही था और एक ही हुआ है। आप सबसे सवाल करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बताइए। अरे वीर सावरकर वीर थे, हैं और रहेंगे। ये देश सावरकर का ऋणी रहेगा हमेशा के लिए। ऋण आपको देना। नहीं बिल्कुल, सावरकर है तो ये देश है। आप सुनोगे नहीं पूरी बात। यहाँ अगर आपको जिन्नाबाजी ठहराना, मुझको सुन लीजिए। जिन्ना की सोच पर लानत, जिन्नाबादी लोगों की सोच पर लानत। जिन लोगों ने सिंध और बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार बनाई, उन पर लानत। ठीक है। जिन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1942 का खंडन किया, उन पर लानत। उन संघियों पर जिन्होंने हिंदू महासभा और सावरकर को उनको मेरा सलाम। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा लानत। ये मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहां से चुन के गया था? ढाका से ना, चिटगांव से ना, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर नहीं, बम्बई से चुन के गया। और सुनिए, पूरी बात सुनिएगा। अब पूरी बात सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब 97% मुस्लिमों ने वोट किया था। एक सेकंड, देलवी साहब, आपने बोला सुधांशु को बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। नहीं, उनको वो लगातार बोल रहे थे ना, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं, एक ही मुस्लिम साइंटिस्ट है, वो है अब्दुल समद। 1973 फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मगर जानते हैं उनको साथ क्या किया? बाकायदा कह दिया ये तो अहमदिया है, मुस्लिम से बाहर। एक आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, कहा ये भाजपाई है, बाहर। 2007 में कलाम साहब को दूसरा टर्म मिले न मिले, इसके लिए सारे सेक्युलर एक थे। और 2007 में अफजल गुरु की क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना के लिए सब एक थे। अरे जो अच्छा आ जाता है उसको तुम फेंक देते हो, अपराधी, आतंकवादी सबको अपने साथ ओढ़ लेते हो। सर मेरा सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि समान अधिकार सबको मिलने चाहिए, लेकिन आरक्षण बराबर रहेगा तो समान अधिकार कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को? मैं कह रहा हूँ, आप पॉपुलेशन की बात क्यों नहीं करते? आज के में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 47 के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी, मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी? क्यों वो पॉपुलेशन हिंदुओं की घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है? जब आज की डेट में जब आज की डेट में कई स्टेट्स में जो है मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हिंदुओं की तो मुझे आप क्यों नहीं उसको काम करेंगे? आप ये बात समझिए। अश्विनी ठीक है, 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, मेजर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर, अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर्स अपनाएंगे। किसने आपको रोका? अब आप अश्विनी 14% मीगर कहती है, बता देंगे हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन है। एक बार सुन तो लीजिए हिमांशु जी। हाँ, बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक। असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले,
हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले, पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। खुद जीतते भी नहीं 200 जिलों में। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए भाई, अच्छा देवी की बारी आएगी, पहले अश्विनी जी आप अपनी बात मैं अपनी बात करूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी का दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए, हम हलाला कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए मुता कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए मिसियार कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोग पर पाबंदी होनी चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक एक औरत के साथ 4 शादियों की जो प्रथा इस पर पाबंदी लगाई है। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए। हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देना दें। मैं सुधांशु जी को ये मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते। बिल्कुल जना को चुन के भेजा, मगर उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अंबेडकर को चुनाव हराया था, और अंबेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सियासत का आप सुन दो, मैं सुधांशु जी को करूं, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिन्ना को भेजा था। लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा, एक तो मेरे लिए बहुत कद उनका बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी साजिश से अंबेडकर को चुनाव हराया गया था, और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देके बंगाल से उनको भेजा था। ठीक है, हर जगह क्या था? बिल्कुल इन्होंने सही कहा। एक तो बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था। वो कद्दावर आपसे बहुत बड़ा कद हो गया उनका, दूर से नजर आते जहाज में भी, जिन्होंने हराया था अंबेडकर को। मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं? तो नाम तो ले, और क्या कह रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की। डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हटा दिया था ना। डॉक्टर अम्बेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए। बाद में उनको जिन्ना ले गए, क्या ख्वाब दिखा के, ये SC ST का हम बड़ा महान काम करेंगे, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइल्स में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। ये स्कूल की प्रिंसिपल भी है, ये कुछ कहना चाहती है। मैं 22 साल से प्ले स्कूल चला रही हूँ। हर साल मेरे पास एक मोमडन बहन आती है और बोलती है 10 बच्चे हैं मैडम, फीस कैसे दूं? 12 बच्चे हैं मैडम, खिलाऊं कैसे? मेरा पति तो दर्जी है, 3000 लाता है। मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है, आप गलत को गलत नहीं, इससे एक का ड्रेस आप ले लेंगे, 1000 का ड्रेस कैसे लेंगे? एक का ड्रेस ये दे देंगी, 1000 का ड्रेस कैसे देंगी? ठीक है, अब ठीक है, शांत बैठ रहिए। देखिए नैरेटिव, एक मिनट सुनिए, आखिरी दौर 30 सेकंड। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोच भाई 10 सेकंड। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 100 कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है अब आपकी जानकारी गलत है। 10 सेकंड। देखिए, सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और आजादी होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, ओके। देलवी साहब, एक मैं आपको मौका दूंगा। देलवी साहब, देखिए आपने बोला उनका एड्रेस दे दीजिए, 1 का तो एड्रेस दे देंगी, वो 1000 का कैसे देंगी, 1 लाख का कैसे देंगी? देखिए, मैं यहाँ समस्या तो बड़ी है ना। बिल्कुल, मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। आज उन्होंने 10 कहे, कल ये भी कह सकती है हमारे 100 बच्चे होते हैं। इसलिए ये बातें सुनने की हमको आदत है, हम रोजाना अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे शो देखो, खुश हो कि हमारे बारे में क्या क्या चल रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है। सुनिए, अरे आपके पास कोई एड्रेस होगा नहीं, दोगे कहां से? आपके पास कुछ है? एक मिनट, अरे अच्छा ठीक है, नहीं अब देखिए, हम जानते हैं। हाँ, सब प्रोपेगेंडा। अरे सुनिए मौलाना साहब, आपने एक शेर बोला है, इन्होंने बोला है कि सच, सुनिए तो एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट सुनिए। बोलिए। इन्होंने एक शेर बोला कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, मगर झूठ की कोई इंतहा नहीं। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये उस शेर के आगे की लाइन है, चेक कर लीजिएगा। भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा, मानव इतिहास में सबसे पहले
समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र। एक बार सुन तो ले प्लीज, मैं राम राज की बात कर रहा हूँ। मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, राम राज्य सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम। भगवान राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम। राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। ठीक है, फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूं। व्यूअर्स, आज की ये चर्चा बहुत बड़ी है और बहुत विस्तार की है, लेकिन ये चर्चा यहां खत्म नहीं होगी, यहां से शुरू होगी। क्या इस देश में हिंदू कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक हो गया है और ये बड़ी समस्या है? 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गया हिंदू, क्या ये बड़ी समस्या की शुरुआत है? आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपने न्यूज़ 18 देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।